एनडीटीवी इंडिया पर एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, एक सवाल बार बार नेपाल को लेकर यह भी उठ रहा है कि जो परिस्थितियां वहां पर अभी हुई हैं, तख्ता पलट हो गया है, नया चेहरा कौन होगा, ये सवाल है। लेकिन इन सबके बीच नेपाल में लोकतंत्र से पहले राजतंत्र था और उस समय जो वहां पर राजा रहे हैं या जो वहां का राजतंत्र रहा है, वो अभी कहां पर है, क्या उनकी कोई भूमिका हो सकती है, ये सब सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं। नेपाल को स्वतंत्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ स्वतंत्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखंडता, स्वाधीनता, राष्ट्रीय एकता और नेपाली जनता की सुरक्षा की बात करते हुए नेपाल की सेना जब राष्ट्र के नाम संदेश दे रही थी, तब पीछे एक खास तस्वीर दिखी। ये तस्वीर है नेपाल के प्रथम राजा पृथ्वी नारायण शाह की, जो संकेत दे रही है कि नेपाल में राजा का शासन लौट सकता है। दरअसल इसी साल मार्च के महीने में एक और संकेत मिला था, जिससे ये लगा कि नेपाल में राजशाही की वापसी हो सकती है। राजशाही के समर्थन में सड़क पर उतरे लोगों ने राजा वापस आओ, देश बचाओ के नारे लगाए थे। उस वक्त भी राजशाही के समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए तब के प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की मांग की थी। नेपाल में एक बड़े वर्ग का ऐसा मानना है कि राजशाही के दौर में देश में सुरक्षा और स्थिरता थी। देश की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जोर शोर से राजशाही वापस लाने की मांग कर रही है। इसी क्रम में मार्च में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पोखरा से काठमांडू लौटे तो हजारों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मई के महीने में ज्ञानेंद्र शाह ने परिवार के सदस्यों और अपने पोते के साथ नारायण हिती शाही महल का दौरा भी किया और महल में पूजा की। नेपाल का रिश्ता राजशाही की तरफ, क्योंकि अभी जेन जी जो मूवमेंट है ये और बढ़िया लोकतंत्र के लिए है। वो लोग को क्या लग रहा है कि जैसे राजशाही के बाद जो डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, उसमें भी लीडरशिप इस तरह राजशाही की तरह व्यवहार करने लगा, तो उससे ये पूछता नाराज था। इसीलिए उन लोग का कहना था कि लीडरशिप शुड बी ट्रांसपेरेंट, एंटी करप्शन मूवमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड अपना जो भी टैक्स पेयर का पैसे है वो अच्छे तरह से मोबिलाइज करने वाला लीडरशिप चाहे। मीडिया में पिछले कुछ दिनों आई खबरों के मुताबिक नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने दर्जनों मंदिरों और तीर्थ स्थलों का दौरा किया और आम लोगों के बीच जाकर नई संभावनाओं को भांपने का प्रयास किया। कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्र शाह मुख्य धारा में वापसी चाहते हैं। माना जाता है कि राजमाता रत्ना पुराने शाही महल परिसर के महेंद्र मंजिल पर रहती हैं, जबकि शाही परिवार के कुछ युवा सदस्य नेपाल छोड़ चुके हैं। पूर्व युवराज पारस और राजकुमारी हिमानी की बेटी राजकुमारी कृतिका शाह परिवार समेत सिंगापुर में बस गई। उनकी बहन राजकुमारी पूर्णिका भी सिंगापुर में है। जो भी हो, नेपाल में जो तूफान उठा है, उसके शांत होने के बाद राजशाही की भूमिका सामने आने से इनकार नहीं किया जा सकता। खास तौर पर तब जबकि 2008 में राजा का शासन खत्म होने के बाद 17 वर्षों में वहां 14 सरकारें बदल चुकी हैं। तो देखिए, नेपाल में हुई जेनजी क्रांति को लेकर चर्चा पूरी दुनिया में भी है। विदेशी मीडिया ने इस पर क्या लिखा है, ये भी आपको सुनाते हैं। रॉयटर्स ने लिखा है कि नेपाल में युवाओं का प्रदर्शन ओली के इस्तीफे के साथ खत्म हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है कि नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं में आक्रोश था। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पीएम को पद से हटा दिया। वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया, सोशल मीडिया बैन के विरोध में 19 लोगों की जान चली गई। वहीं द गार्जियन ने लिखा कि नेपाल में आंदोलन राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार का परिणाम है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट है कि नेपाल के युवा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर नाराज थे। वॉशिंगटन पोस्ट में छपा है कि लोग पहले से गुस्से में थे, सोशल मीडिया बैन ने आग में घी का काम किया। टाइम मैगजीन के मुताबिक नेपाल के आधुनिक इतिहास में यह सबसे व्यापक विरोध था। वहीं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा कि सरकार की नीतियों से असंतुष्टि इतने बड़े आंदोलन की वजह बनी। स्वीडन की मीडिया ने लिखा कि जेनजी का संसद भवन पर कब्जा एक अस्थिर राजनीतिक संकट की शुरुआत है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको काठमांडू से एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दें। हमारी सहयोगी सिकता देव ने
वहां पर जो हालात देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर कुछ इसी तरह का नज़ारा है। आज सेना के कंट्रोल में ये पूरा देश आ चुका है और शांति बहाली की कोशिश में अब सेना लग गई है। ज़रूरत है इस वक्त की जल्द से जल्द यहाँ पर शांति और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और यही इस वक्त प्राथमिकता है नेपालीज आर्मी की। और आर्मी चीफ ने लगातार अपील की है प्रदर्शनकारियों से कि वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको अब नुकसान ना पहुँचाएँ और कोशिश करें आम जनता अगर ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। आज कर्फ्यू है इसलिए हम इस साइकिल रिक्शा पर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि जो 4 व्हीलर्स हैं, जो टैक्सीज़ हैं, जो गाड़ियां हैं, उनकी आवाजाही पर मनाही है। आप देख सकते हैं सड़क बिल्कुल सुनसान है। जो स्थानीय यहां आसपास रहते हैं अपनी ज़रूरत के लिए वो घर से निकल रहे हैं और वो भी अपने 2 व्हीलर्स पर, बाइक्स पर। सेना सड़कों पर लगातार गश्त लगा रही है, बख्तरबंद गाड़ियां, बाय फुट और लाउडस्पीकर के ज़रिए अपील की जा रही है कि आप सहयोग करें और शांति बहाली की इन कोशिशों का साथ दें। बिकॉज़ ज़रूरत ये इस वक्त यही है कि जो आंदोलनकारी हैं, जो उनका मकसद था, जो पॉलिटिकल क्लास को लेकर जो उनकी नाराज़गी थी, गुस्सा था, वो दूर हो चुका है क्योंकि जो मौजूदा सरकार है, जो प्राइम मिनिस्टर ओली थे, उन्होंने इस्तीफ़ा कल ही दे दिया और जो सरकारी संस्थाएं थीं उस पर जिस तरह से निशाना बनाया गया था इन प्रदर्शनकारियों द्वारा, वो अब उस पर एक तरह से कंट्रोल आर्मी का आ गया है। और आइए नेपाल से बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। देखिए, सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे, ये तो तय हो गया है, लेकिन ये चुनाव किस वजह से विवाद में भी आ गया, जिसमें केंद्र में है क्रॉस वोटिंग। किसने क्रॉस वोटिंग की, क्या हुआ एग्जैक्टली, आइए देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले साबित हुए। एनडीए को उसकी ताकत से अधिक वोट मिले। सीपी राधाकृष्णन 452 वोट पाकर विजय घोषित हुए, जबकि इंडिया ब्लॉक को उसकी ताकत यानी 315 की तुलना में 300 वोट ही मिले। आखिर ये हुआ कैसे, जरा आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। एनडीए के पास अपने वोट 427 थे, वाईएसआरसीपी के 11 वोट और मिले। इस तरह 438 का आंकड़ा बनता था, लेकिन वोट मिले 452, यानी 14 वोट अधिक मिले। यानी एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई। 15 वोट निरस्त होना भी विपक्ष पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि जयराम रमेश ने 315 का दावा किया था, लेकिन विपक्ष को मिले सिर्फ 300। देखिए, हमें भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग हुई है कि एग्जैक्ट कितना नंबर का क्रॉस वोटिंग हुई है। और देखिए, वो तो आप वोटिंग देखो तो वो सीक्रेट बैलेट है, तो सीक्रेट बैलेट में किसने कैसे क्रॉस वोटिंग किया इसका अंदाज कैसे लगा सकते हैं। लेकिन हमें आत्मचिंतन जरूर करना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के नारे को विपक्ष भी मानता है और आज उन लोगों ने साबित कर दिया कि विपक्ष भी मोदी जी की राजनीति और मोदी जी के इस नए भारत को सम्मान करता है। आज जो रिजल्ट आया है ऐतिहासिक है, काफी लोगों को सरप्राइज हो गया, विदेशी ताकतें भी हिल गई। ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉपुलैरिटी, उन पर विश्वास, उनकी ईमानदारी का विश्वास, उसकी जीत है। विपक्षी एकता तो मजबूत है। 26% थी विपक्षी एकता पिछली बार, अभी 40% है, तो विपक्षी एकता तो मजबूत है। सवाल ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है कि उनका इनवैलिड वोट कैसे हो गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इनवैलिड कैसे हो सकता है वोट। आप इतने बड़े मंच के ऊपर बैठे हो, आप इतने बड़े सदन के अंदर हो और आपका वोट इनवैलिड हो रहा है, तो ये तो अपने ऊपर ही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो कल चुनाव हुआ, उसका जो परिणाम आया, उसमें एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जीत हासिल हुई। 152 मतों से उन्हें जीत हासिल हुई। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि जो विपक्ष के उम्मीदवार थे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी, उनको 300 वोट प्राप्त हुए, 300 वोट मिले। हालांकि एक दिन पहले तक जो इंडिया गठबंधन के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी और वो ये दावा कर रहे थे कि उनके समर्थन में 324 वोट हैं, 324 सांसदों का उनके पास समर्थन है। लेकिन कल जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ शाम 5 बजे, उसके तुरंत बाद कांग्रेस नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने एक पोस्ट किया और कहा कि इंडिया गठबंधन
को 315 सांसदों का समर्थन था और सभी सांसदों ने यानी 315 सांसदों ने वोट कर दिया है। तो वो ये दावा कर रहे थे कि उनके समर्थन के जितने भी सांसद हैं उन्होंने 100% मतदान किया है, लेकिन जब परिणाम आया तो वो चौंकाने वाला था, क्योंकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 315 वोट भी नहीं मिल पाए। उन्हें केवल 300 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। कल जो परिणाम आया उसमें 15 वोट अवैध भी करार दिए गए थे। तो अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जितने सांसदों के समर्थन का दावा भी कर रही थी इंडिया गठबंधन, उतने वोट भी प्राप्त नहीं हुआ। और आइए इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त एसआईआर को लेकर आ रही है, जो आज कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसे लेकर ये अपडेट है कि चुनाव आयोग के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि एसआईआर को लेकर पूरे देश भर में इसे एक साथ किया जाए। ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर। एसआईआर जिसे लेकर बिहार में बड़े सवाल थे, लेकिन देश भर में एक साथ किया जाएगा। एसआईआर को लेकर जल्द ही अब इस विषय पर कोई अधिसूचना भी जारी हो सकती है। देश भर में एसआईआर को लेकर अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन जल्द ही इस पर अधिसूचना आ सकती है। आज सीईओ कॉन्फ्रेंस में एसआईआर को लेकर जो चर्चा हुई उससे ये बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है।